बने रहना है, यही सार निकल के आ रहा है। अपने लिए थोड़ा इंतजार करना है, बारी हर किसी का नहीं। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत मांगता है। मिलना हर किसी को तय होता है, किसी को जल्दी तो किसी को लेट। आपको क्या रखना है अपनी पढ़ाई में? निरंतरता बनाए रखनी है। वैकेंसी आए या मत आए, आप इस फील्ड में आए हैं मतलब आपको निरंतरता तो रखनी है। छोटी छोटी गलती हो जाती है, कई बार जानते हुए भी बबल अलग आ जाता है, जबकि हड़बड़ी में हम क्वेश्चन रद्द कर देते हैं। मेरे बस ये गलती था कि मैं मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है उसको बिल्कुल नहीं करता था। मेरे को लगता था कि मैं बस अभी पढ़ूंगा और वहीं जाके सीधा लिख दूंगा। जब आप गेम में बने होते हो आपका प्री निकलता है, भले आप सेलेक्टेड नहीं हो, लेकिन ना अपने आप को जर्नी में बनाए रखना आसान होता है। 2022 में प्री निकला, इंग्लिश पहुंचा इंटरव्यू से बाहर। CGPSC 2023 का अभी जो परिणाम आया है, जो राजपूत ट्यूटोरियल से पढ़े हुए, यहाँ से तैयारी किए हुए जो छात्र हैं, जिन्होंने CGPSC 2023 एग्जाम में अपना चयन लिया है और आज जो अवेलेबल हो सकते थे उसमें आज चयनित आए हुए हैं, तो एक बार आप सबके सब फिर से क्लैप करके स्वागत करें। जिसमें बालोद जिला से यशपाल हैं, जिनका CGPSC में रैंक 26 है रैंक, और महिला एवं बाल विकास अधिकारी का पद इन्हें मिला है। काफी लंबा संघर्ष है। और यशपाल के बाद में योगेश खरे FSO बने हैं अभी इस बार के में। 2022 इसी क्लासरूम में शाम के बैच में बैठा करते थे, इन्हीं कुर्सी में चेयर्स में बैठ करके पढ़े हैं। इनका भी जिला बालोद है। रुपेंद्र की भी जर्नी काफी संघर्ष वाली है और अभी CGPSC 2023 में वो स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर STI के पद पर चयनित हुए हैं। नवीन तिल्दा से हैं और नवीन ऑफलाइन के स्टूडेंट नहीं है। नवीन जो है वो रेला ऐप से ही तैयारी किए हैं और ऑनलाइन तैयारी करके जो है इस बार CGPSC 2023 में उनको भी STI का ही पद मिला है। मुकेश यदु, उनको 700 का पद इस बार CGPSC 2023 मिला है। बार बार थोड़े थोड़े नंबरों से चूक रहे थे इंटरव्यू तक पहुंचना। इस बार फाइनली जो है वो छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी 700 का पद जो है वो मुकेश यदु को मिला। आज आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कराने का कुछ मूल उद्देश्य से भी मैं चर्चा भी कर रहा था इन लोगों से कि होता यह है कि इंस्टीट्यूट को बतौर इंस्टीट्यूट यदि देखा जाए तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप कुर्सियों में बैठ करके तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक मौका ऐसा मिलता है कि यहां पोडियम में खड़े करके सम्मानित किया जाए। तो हर किसी इंस्टीट्यूट को भी एक चाह होती है और कहीं ना कहीं पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट होता है, जब पढ़ रहा होता है तो उसको लगता है कि एक दिन मैं भी इस जगह पर आकर के चढ़ूं तो चढ़ूं उसी दिन जिस दिन मैं क्या हो जाऊं, सेलेक्ट हो जाऊं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, देखिए स्ट्रेटेजी, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हर टॉपर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हर किसी की स्ट्रेटेजी यूनिक होती है। लेकिन जब टॉपर्स अपना अनुभव साझा करते हैं तो किसी ना किसी से हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हमारा कनेक्शन, हमारी जो जर्नी है, जो इंडिविजुअल हर एस्पिरेंट का चल रहा होता है, जब ये अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे
तो शायद आप में से कुछ होंगे जो इनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो एक कनेक्शन जो बैठता है वो दूसरा कारण, और तीसरा जो मूल उद्देश्य है वो इनको अपना जब एक्सपीरियंस साझा करें तो मूल उद्देश्य जो है वो ये भी है कि हर एस्पिरेंट कुछ अपनी तैयारी के दिनों में गलतियां भी करता है। क्या करता है? गलतियां। तो गलतियां जो इनसे हुई, जो गलतियां ये किए, चाहे वो प्रीलिम्स के दौरान हो, मेंस के दौरान हो या इंटरव्यू के दौरान हो, तैयारी के दिनों में, चाहे वो व्यक्तिगत अपने पर्सनल लाइफ को लेकर के ही क्यों ना, वो गलतियां हमें नहीं करना है, आप लोगों को नहीं करना है। किसी को कम, किसी को ज्यादा सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम मेहनत तो मांगता है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत मांगता है। मिलना हर किसी को तय होता है, किसी को जल्दी तो किसी को लेट। इनमें से कोई ऐसे भी हैं जिनका तीसरा, चौथा, पांचवा अटेम्प्ट था। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहला ही अटेम्प्ट दिया, इंटरव्यू में पहुंचा। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में ही अपने आप को सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर बना लिए। तो आप चूंकि रायपुर में हैं और रायपुर से जो तैयारी की है या जो ऑनलाइन तैयारी की है, कुछ बस्तर में भी, अभी जब मैं लास्ट शनिवार जब मैं गया जगदलपुर, तो मुझे खुद को नहीं पता था कि एक ही घर के एक का तो पता था कि उदय प्रकाश नाग और हेमा कश्यप, ये दोनों के दोनों जो थे, हेमा नाग और उदय प्रकाश नाग, ये दोनों भाई बहन हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उदय भान सिंह ठाकुर और नीतू ठाकुर भी भाई बहन है, सगे भाई बहन। जब उस दिन जगदलपुर ब्रांच आया तो मुझे कहा कि सर नीतू मेरी बहन है, और नीतू ने 2019 में प्रिपरेशन राजपूत ट्यूटोरियल जगदलपुर ब्रांच से शुरू किया, और उस दौरान 2020 का जब अटेम्प्ट दी, उसके बाद उसका डीएसपी में सिलेक्शन हुआ। 21 में डीएसपी में सिलेक्शन हुआ 2021 में, और डीएसपी का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद तुरंत उसने फॉरेस्ट सर्विस दिया, तो उसने रेंजर का भी पोस्ट निकाल लिया। तो उसने डबल सिलेक्शन पाया, डीएसपी में भी और उसके बाद रेंजर भी। तो कभी कभार जो मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप घर में सेलेक्ट होते हैं और छोटे भाई बहन हैं या फ्रेंड सर्कल में हैं या पड़ोसी हैं, आपका सिलेक्शन ये बहुतों के लिए प्रेरणा का कारण बनता है। नहीं पता इनको खुद को कि अभी इनको कितने लोग फॉलो करेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ये कहीं ना कहीं पे आपका सिलेक्शन बहुतों के लिए प्रेरणा का कारण बनता है। तो एक एक करके पहले तो सम्मान सबसे पहले इन सभी का बनता है, और फिर इनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा सुनेंगे, और आपका यदि कोई प्रश्न होगा इनसे तो वो प्रश्न भी लेंगे। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। जैसे कि सर ने आपको बताया कि मेरा नाम यशपाल है, और मैंने सीजीपीएससी 2023 में 26वां रैंक प्राप्त कर सहायक संचालक जिला महिला बाल विकास अधिकारी का पद प्राप्त किया है। तो बहुत विरले लोग होंगे, जानते होंगे कि राजपूत ट्यूटोरियल्स की जो शाखा है वो दुर्ग जिले में भी थी, और वो कोविड के पहले थी। वहाँ पे 30 से 35 लोग का बैच था, जिसमें मतलब मैं पढ़ाई किया हूँ। और वहाँ पे ना, जैसे आप लोग तो अभी क्या हो 70-80 लोग,
सर वहाँ पे 30 चाहे 35 रहे, पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से क्या किए, हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, अब मैं ना अपना थोड़ा सा भी संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ, क्योंकि ना आप लोग का भी बहुत सारा डाउट होगा जो शायद मेरे संक्षिप्त परिचय से आप लोग को क्लियर हो। ठीक है, तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं बीए प्राइवेट किया हूँ। तो आप लोग के किसी के मन में अगर डाउट होगा कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि सीजीपीएससी में हमारी बाधा है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन हूँ, मैं हूँ। और ये भी बताना चाहूंगा आप लोग को कि मेरा जो ओवरऑल रैंक है, विदाउट इंटरव्यू मेरा रैंक 14वां है। तो ये आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि आप लोग किसी अच्छे या मैथ्स बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं हो। आप बीए प्राइवेट करके या कोई भी ऐसी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, सीजीपीएससी में आपको कोई बाधा नहीं देगी। सीजीपीएससी में जहां आप कूदे, मतलब उसका क्या है, सिर्फ आपको सिलेबस और क्या है, क्वेश्चन आंसर आपको देखना है। ठीक है, दूसरा बताता हूँ कि 2019 में मैं अपना पहला अटेम्प्ट दिया। पहले अटेम्प्ट में मेरा रैंक आया था 158, 2.5 मार्क्स से क्या हो गया था, मेरा लास्ट पोस्ट चूक गया था। 2022 का जब मैं इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मेरी रैंक आई थी 121, 0.5 मार्क्स से मेरा क्या गया था, पोस्ट जो है चूक गया था। लगातार बैक टू बैक ना 2 पीएससी देने के बाद मेरा क्या हो गया, छत्तीसगढ़ी बोला जाए तो हाड़ा गोड़ा टूट गया था। ठीक, और मैं ना मतलब यही सोचा था कि अब मैं नहीं करूंगा पढ़ाई करके, मैंने अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांधा और रख दिया। लेकिन उसके बाद क्या है, जब मैं अपना पीछे मुड़ के देखा तो मैं क्या किया हूँ, बीए प्राइवेट, ना उसमें मैं कुछ कर सकता था ना आगे। तो मैं क्या किया, 2 कदम आगे बढ़ने के, 2 कदम अपना थोड़ा सा पीछे रखा। एक एग्जाम आप लोग सुने होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है राजस्व विभाग का, पटवारी। ठीक है, वही पद पे हूँ मैं। तो उस टाइम क्या हुआ था, बालोद जिले के लिए आया था वैकेंसी, 2nd रैंक प्राप्त होगा। धीरे धीरे जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया। 2022 का जब मैं अटेम्प्ट दिया, मेरा रैंक आया था 279, कोई पद प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन क्या हो गया था, मेरा धीरे धीरे ना जो मेरा कॉन्फिडेंस था 2019 और 2020 वाला, वो धीरे धीरे आता गया। और इस बार जैसे आपको पता है कि 2023 में मेरे रैंक क्या आई, 26वां रैंक। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोग का। जैसे कि सर ने बताया कि प्रश्न का पैटर्न क्या है और मैंने क्या क्या गलती की। तो देखो, कोई सा भी एग्जाम निकालने के लिए ना आपको 3 चीज चाहिए, या सीजीपीएससी निकालने के लिए ना आपको 3 चीज चाहिए। कोई बता सकता है कि वो 3 चीज क्या है? इनका जवाब है पेशेंस, लगन और परिश्रम। और कोई? सीजीपीएससी निकालने के लिए 3 चीज चाहिए। सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर का एनालिसिस और पेशेंस। ठीक, चलो मैं बताता हूँ। सीजीपीएससी निकालने के लिए आपको 3 चीज चाहिए, प्री, मेंस, इंटरव्यू। ये 3 चीज अगर आपका क्रैक हो गया तो आपका क्या होगा, सीजीपीएससी निकल जाएगा। ठीक, सीजीपीएससी निकालने के लिए आपको सबसे पहले, या कोई भी एग्जाम निकालने के लिए जो आपको सबसे बढ़िया जो चीज है, या प्री निकालने के लिए 2 चीज में आप डिवाइड कर लीजिए उसको, कि सबसे पहले प्रीलिम्स क्या आ चुका है और क्या आ सकता है। ठीक, क्या आ चुका है आपको कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सोर्स क्या होंगे, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या एक घटना चक्र। ठीक, इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या आ चुका है। जैसे अभी मेरे को नहीं पता आप लोग का क्या सब्जेक्ट चल रहा है। जैसे पहले ये होता था कि पहले पूछते थे महानदी का उद्गम क्या है, फिर उसके बाद पूछते थे कि महानदी कितने जिलों में प्रवाहित होती है, फिर पूछते थे कि महानदी का सतयुग में क्या नाम है। तो वहां से जब आप देखेंगे कि क्या आ चुका है, तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि महानदी का द्वापर युग में क्या नाम था। ये क्वेश्चन आपसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यही चीज है। तो PYQ से आपको क्या पता चलेगा कि क्या आ चुका है और क्या आ सकता है, आपको कैसे पता चलेगा? कोचिंग और क्या, टेस्ट सीरीज लगा के। वो आपको टेस्ट सीरीज इसीलिए लगाने के लिए दिया जाता है ताकि आपको ये पता चले कि जो आ चुका है और क्या आ सकता है। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि क्या आ चुका है, आप ये नहीं जान सकते कि क्या आ सकता है। सर ने जैसे कि कहा कि सभी टॉपर्स की जो है अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सबकी स्ट्रेटेजी एक मामले में जो सवाल रही होगी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने की रही होगी। सारे लोग, आपके जितने सर लोग बैठे हैं, क्या किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे। प्री का भी नहीं, मेंस का भी देख लो आप। जैसे क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको ये फायदा है कि आपको पता चल जाता है कई बार कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि बहुत ज्यादा ओपन एंड हो गया है। हो सकता है कि कल हम लोग वहां और आप बता रहे हो कि रैंक 1 कैसे लाते हैं, ये भी ऐसा हो सकता है। बहुत ओपन एंड हो गया है। जैसे इस साल का जो सीजीपीएससी है, अब जो पैटर्न पकड़ लिया है, मतलब यूपीएससी के थोड़ा क्या आ गया है, समकक्ष आ गया, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। और मेंस तो बहुत ज्यादा ही ओपन एंड हो गया है।
कोई भी कहीं भी खेल सकता है। जैसे पहले क्या होता था कि आपको पूछते थे कि महानदी अपवाह तंत्र के बारे में बताओ करके, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि महानदी का महत्व बताओ। अब वो ये चाहते हैं कि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, तर्कपूर्ण उत्तर दो। अब सीजीपीएससी का डिमांड यह है कि मैं जो डिप्टी कलेक्टर बना हूँ उसको ये पता मत रहे कि महानदी का उद्गम क्या है, उसको ये पता रहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के विकास में महानदी का योगदान क्या है। जैसे विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। बाजारवादी अर्थव्यवस्था से क्या है, समावेशी लाभ की अपेक्षा करना कठिन है या उचित है अनुचित नहीं, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। अब वो चाहता है कि आप तर्क दो, ना कि क्या करो सिर्फ उद्गम स्थल को पढ़ लो और डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, कोई पोस्ट ले लो। तो ये रहा पैटर्न। अब दूसरा, जैसे सर ने बताया कि मेरी जो गलती ये थी कि 19-20 के बाद हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया था। मैं मतलब अपना तैयारी ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। 2021 का दिल आया लेकिन प्रीलिम्स मेरा निकल गया था, लेकिन उसी बीच क्या आया था, ये पटवारी वाला एग्जाम आया था, तो मैं दिला दिया अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। 2022 का जब मैं प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स निकल गया, मेंस के टाइम क्या हुआ, उस साल मेरा 2022 ही क्लियर हो जाता। गलती मेरे से कहाँ हुई कि वहाँ पर ना रिजर्वेशन वाला मैटर चल रहा था और मेरे को कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे लोग कि 1 साल बाद सॉल्व होगा, 2 साल बाद सॉल्व होगा, 5 साल बाद सॉल्व होगा। उस बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दिया। नोटिफिकेशन आया 35 दिन में मेंस का एग्जाम। तो सीख नंबर 2, आपको क्या रखना है अपनी पढ़ाई में, निरंतरता बनाए रखनी है। वैकेंसी आए या मत आए, आप इस फील्ड में आए हैं मतलब आपको निरंतरता तो रखनी है। पहला हौसला नहीं हारना है और दूसरा क्या है, निरंतरता आपको बनाए रखनी है। ठीक, और कुछ गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? प्रीलिम्स पास आ गया है, तो कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों की? अच्छी चल रही CGPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 में मेरा चयन राज्य वित्त सेवा अधिकारी FSO के पद पर हुआ है और ये मेरा तीसरा प्रयास था। 2021, 22, 23 लगातार 3 अटेम्प्ट दिए थे। 2021 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। 2022 में इंटरव्यू कॉल आया था लेकिन मार्क्स कम थे मेंस में और इंटरव्यू दोनों में, तो कोई पोस्ट मिल नहीं पाया था। फिर ये वही मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और फाइनली मेरा चयन FSO के पद पर हुआ है। तो सर ने तो लगभग सब चीज़ बता ही दिया है। मैं मेनली प्रीलिम्स पर ही फोकस करूँगा। जैसे प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करें। जैसा जैसा आप MCQ सॉल्व करते जाते हैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। साथ ही जो मेन एग्जाम हॉल में जो गलतियाँ होती है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, कई बार जानते हुए भी बबल अलग भरा जाता है या फिर हड़बड़ी में हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो सबसे बचने के लिए बेहतर है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। और टेस्ट सीरीज़ भी ये नहीं है कि सिर्फ टेस्ट सीरीज़ देना है, टेस्ट सीरीज़ के बाद उसका एनालिसिस पार्ट मेन हो जाता है, मेजर हो जाता है। टेस्ट सीरीज़ में आप बहुत सी चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे 2 सेक्शन हैं, CGGS और इंडियन GS। तो आप एक बार इंडियन GS से स्टार्ट करके देख लीजिए, एक बार CGGS से स्टार्ट करके देख लीजिए। जहाँ पर आपको लगता है कि आप बेहतर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं दोनों में, उसको फिर आप फॉरवर्ड करिए, उसी को फॉलो ऑन करिए और उसी को आप मेन टेस्ट पेपर तक भी, मतलब मेन पेपर तक भी लेकर जाइए। दूसरा है कि जैसे टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन है जो आपको नए दिखते हैं और जो आपने पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए क्या करिए कि जो क्वेश्चन जो पेपर होता है उसके पीछे ही रफ कार्य के लिए कि 2 पेज खाली होता है, तो उसमें उसी क्वेश्चन पेपर में लास्ट पेज पर ही क्वेश्चन नंबर लिखिए और वहीं पर आप नोट बना लीजिए। फिर जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो वो नोट फिर से पढ़ लीजिए, तो वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तीसरा ये कर सकते हैं कि जैसे 1 लाइनर करेंट के क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे नए नियुक्ति से संबंधित हो गए, युद्ध अभ्यास से संबंधित हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नए रिसर्च हुए हैं, तो उसको क्या करिए आप एक अलग से नोट्स बना लीजिए, 10-12 पेज का कॉपी से ले लीजिए, स्टेपल कर लीजिए और टॉपिक वाइज उसको, मतलब जो एग्ज़ाम में जो आपको नए नए फैक्ट मिलते हैं उसको लिखते जाइए और उसको रिवाइज करते जाइए। और फिर जो मेन एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले फिर उसको रिवाइज करके जाइए, तो वहाँ से संभावनाएं बहुत होती है कि मेन एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने मिल जाए।
इसके बाद जैसे सीजी पोर्शन में क्या करना है कि कौन से ज़िले में कौन सा झरना है, पहाड़ है या गुफा है, जो नए फैक्ट रहते हैं उस पर थोड़ा फोकस करिए। आर्थिक संरक्षण पर थोड़ा फोकस करिए और अब करेंट अफेयर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। कम से कम अब 1-1.5 घंटा करेंट अफेयर पर, 1-1.5 घंटा आर्थिक संरक्षण पर क्या रहता है कि डाटा फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप कम से कम बेसिक चीज़ों पर कमांड रखिए डाटा में। इसके अलावा अब टाइम आ गया है कि थोड़ा सीसेट पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जो मैथ्स वाले हैं खासकर उनसे भाई रिक्वेस्ट यही करूँगा कि मैथ्स बना ही देना। कई लोगों को ऐसा देखा हूँ कि जो मैथ्स वाले होते हैं मैथ्स बनाते नहीं हैं, और जो आर्ट्स वाले होते हैं मैथ्स अच्छा बनाते हैं, जैसा सर ने बताया, और ये आगे बढ़ जाते हैं। मैथ्स वाले पीछे रह जाते हैं, सी सेट होता नहीं है। भाई जीएस हो जाएगा, सी सेट उठ जाएगा ना, फिर वहाँ पर जो तकलीफ होता है ना, फिर वो आसानी हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैथ्स अभी से बनाएं, लैंग्वेज के लिए भी ध्यान दें। जो मैथ्स वाले नहीं हैं वो पहले लैंग्वेज पर फोकस कर लें, फिर रीजनिंग पर जाएँ। फिर टाइम है तो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आते ही जाते हैं, उस पर फोकस कर लीजिए, तो प्रीलिम्स आपका आसानी से हो जाएगा। फिर दूसरा है मेंस। मेंस के लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सब का आपके पास कंटेंट होना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और लिखते भी बनना चाहिए। मेंस में आप जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतना आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, स्पेस मैनेजमेंट होता है, तो वो सभी चीज़ें बाद में होगी, पहले तो प्रीलिम्स ही है, तो अभी फिलहाल इसी में कर लीजिए। थैंक यू। हेलो, जय जौहर, आप सबो मल्ला। तो मेरा नाम रूपेंद्र कुमार साहू है और मैंने अपना जो प्रयास मतलब CGPSC का 2019 में शुरू किया था, और ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। मतलब 2021 में मेरा रैंक था 280, 2022 PSC में मेरा रैंक था 258 और इस बार आया 99, और मैं राज्य कर निरीक्षक के पद पर चयनित हुआ हूँ। तो सर ने तो पूरा बात बता दिया, दोनों सर ने, कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बस बताना चाहूँगा कि मेरा गलती कहाँ पर हुआ था, बस वही बताना चाहूँगा मैं, और मेरा क्यों नहीं हो पा रहा था। मेरा बस ये गलती था कि मैं मेंस का जो आंसर राइटिंग होता है उसको बिल्कुल नहीं करता था। मेरे को लगता था कि मैं बस अभी पढ़ूंगा और वहीं जाके सीधा लिख दूंगा, तो ये गलती था। और एक मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करना। मेरा 10वीं और 12वीं दोनों में मैथ्स में 100 नंबर आया था, तो मेरे को लगता था मैथ्स में आराम से वहाँ बना लूँगा, और वहाँ मैथ्स मतलब 15-20 नंबर का भी मेरे से नहीं बन पाता था। तो दो ये मेन गलती था, और बाकी सर ने तो बता दिया है। और अभी एक तो आप प्री में ही फोकस करिए, मतलब CGS डेली पढ़िए 3-4 घंटा, और बाकी इंडियन GS में पॉलिटी है, हिस्ट्री है और इंडियन ज्योग्राफी है, इसको प्रेफरेंस में पढ़िए, और बाकी बस साइंस है, पर्यावरण है, इसको नॉर्मल पढ़ लीजिए। यही कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो राजपूत सर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने साल मेरा सपना रहा है, इतने सालों से मैं तैयारी कर रहा था, लगभग 5 साल हो गए मेरे, और मन में एक रहता था कि कब मैं सेलेक्टेड हूँ और कब ऐसा मंच मुझे मिले करके, और फाइनली आज वो मंच मुझे मिला है। और आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दरअसल ऐसा कुछ फॉर्मली मैं तैयार करके तो नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो भाव है, जो शुद्ध भाव है, वो मैं आपके सामने निकालना चाहूँगा। एक संक्षिप्त सा मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम नवीन कुमार गायकवाड़ है, मैं तिल्दा नेवरा का निवासी हूँ, और इसके पश्चात मैंने इंजीनियरिंग की है, जो सब करते हैं, और 2019 बैच से मैं पास आउट रहा हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी मेरा ब्रांच रहा है, और उसके बाद मन में एक रहता है कि कुछ बड़ा करना है, तो उसी उधेड़बन से घुस गए अपन PSC की तैयारी में। मतलब एकदम डिसाइडेड नहीं था कि यही करना है, लेकिन कुछ बड़ा करना है ये था, तो तैयारी में घुसे।
और सो कॉल्ड NIT रायपुर से पास आउट होने की वजह से अंदर में रहता है कि हम तो पहली बार में पहले अटैम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर, दूसरे में IAS। तो अब अंदर को मालूम नहीं था कि वास्तविकता क्या है। अब मुकाबला होता है CGPSC से। पहला अटैम्प्ट आया, प्रीलिम्स से बाहर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, पहला अटैम्प्ट। दूसरा अटैम्प्ट दिलाया, प्रीलिम्स से बाहर, ठीक है। तीसरा अटैम्प्ट दिलाया, फिर प्रीलिम्स से बाहर। अब तो ऐसा लगा कि हो गया, मतलब अपने पास का बात नहीं है। चौथा अटैम्प्ट दिलाया, चौथा भी बाहर। अब मेन यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप गेम में बने रहते हैं ना, आपका प्री निकलता है, भले आप सेलेक्टेड नहीं हो, लेकिन ना अपने आप को जर्नी में बनाए रखना आसान रहता है। लेकिन जब आप प्री में ही बाहर होते हैं ना, तो फिर आप खुद से सवाल करते हैं और समाज भी आपसे सवाल करता है कि आप लायक हो कि नहीं। मैं यहाँ पर मैं जितने भी देख पा रहा हूँ सभी शायद पहले ही अटेम्प्ट वाले, जहाँ तक मैं एहसास कर पा रहा हूँ। जब आप 4 साल इस जर्नी को देते हैं ना, तो खुद भी ये सवाल पूछते हैं और बाहर वाले भी आपसे सवाल पूछते हैं। खुद के सवाल का जवाब तो आप दे देंगे कि हाँ चलो ठीक है, कुछ कमी है। बाहर वालों का सवाल का जवाब देना ना अंतरात्मा को चोट पहुंचाता है कि मैं नालायक हूँ क्या करें। तो वो एहसास किया हूँ मैं 4 साल तक, और वो मलाल भी था कि मैं काबिल तो हूँ और कर सकता हूँ। क्यों एक काबिल अपने आप को कैसे माना, ये चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझूंगा। मेरा एनालिसिस बहुत तगड़ा था। मैं जब प्री में फेल होता था तो मुझे पता रहता था मैं क्यों फेल हुआ। मैं हमेशा 0.5 से फेल हुआ। एक अटेम्प्ट था जब 2019 का था, 1.5 महीने की पढ़ाई में 117 नंबर आया था मेरा, तो उसमें फेल हुआ। तो चलो 1.5 महीने का था, लेकिन उसके बाद 0.5 से फेल हुआ। तो ये रियलाइज हो गया कि पोटेंशियल तो है। 0.5 से बाहर होना, 0.5 से अंदर होना कोई अंतर नहीं है, लेकिन मानसिकता बदल जाता है कि हम फेल हुए। तो एनालिसिस के दम पे मैं 5वें अटेम्प्ट तक टिका रहा, और फाइनली गलती क्या था मेरा, मैं टेस्ट को इग्नोर करता था, टेस्ट दिया ही नहीं था मैं। और पहली बार टेस्ट दिया, पहली बार में ही मतलब कि टेस्ट जब जिस बार दिया उस बार मेरा 140 मार्क्स आए इस बार, और भगवान की कृपा से मेंस लिखने का मौका मिला। अब वो जो 4 साल मैंने असफलता में बिताया, उसको मैंने मेंस को दिया। अब बाय गॉड ग्रेस मेंस ऐसा है जिसमें आप एफर्ट लगाओगे आपको वो दोगुना ब्याज देता है। तो जो 4 साल का मेरा मेंस का मैंने जो तैयारी किया, और जब मुझे मौका मिला प्रीलिम्स के बाद मेंस लिखने का, तो आपको यकीन नहीं होगा मेरा सिलेक्शन के बाद मुझे उतना खुशी नहीं हुआ जितना खुशी मेरे प्री निकलने पे मुझे हुआ। शायद मैं भावुक भी हूँ काफ़ी, तो अपने पापा को बताते हुए मैं रो डाला कि मैं प्रीलिम्स पहले मतलब निकला करके। अब वो तो पूरा होप छोड़ दे, अब ले भाई तेरा प्रीलिम्स निकला, अब तो अभी मेन गेम बाकी है। तो फिर फाइनली दिया, अब मेंस अच्छा गया मेरा, चलो जो भी है, लेकिन फाइनली ये सिलेक्शन हो गया। तो ये जर्नी रहा है मेरा, और बस मैं अपने मिस्टेक्स आपको काउंट कराना चाहूँगा जो आप ध्यान में रखें। अगर आप चाहें तो नोट भी कर लें, क्योंकि देखो आप मुझे सुने, इन्हें सबसे सुने, ठीक है। होता क्या है, हम लोग का मोटिवेशन जो है ना कुछ क्षण भर दूर रहता है, 1 दिन 2 दिन रहा, लेकिन आप यहाँ पे अपना टाइम दिए हैं, सर मुझे बुलाएं यहाँ पे टाइम दिए हैं, मैं भी अपना कीमती समय दे रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ मैं जो गलतियाँ किया हूँ वह आप ना दोहराएं, आप कोई दूसरा गलती दोहराएं, ठीक है। तो मैं मिस्टेक्स काउंट कर रहा हूँ, वो भी मैं प्रिपेयर करके नहीं आया, लेकिन जो मेरा निकल रहा है वो मैं बताना चाहूँ। पहला तो ये है, मैं इतिहास को 7 किताब से पढ़ा था, ठीक है। 7 किताब से पढ़ना मतलब अपने आप में आत्महत्या करना जैसा है, ठीक है। तो वो गलती आप नहीं करेंगे। कोई भी एक किताब पकड़िए और उसको होल एंड सोल पूरा अपने दिलो जान से उसको पढ़िए, ठीक है। और टेस्ट जो मैं इग्नोर किया वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ हुआ। और हाँ, एक चीज़ और, हम सबके मन में ना एक संदेह रहता है। संदेह कैसा संदेह कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या मैं जहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया वो अच्छा है, क्या मैं जहाँ से कोचिंग कर रहा हूँ वह अच्छा है जो मुझे रैंक 1 दिला दे। ये जेन्युइन रहता है, आप सबके मन में हो या ना हो, लेकिन मेरे को लगता है कि ये होता है। तो इस संदेह को ना आपको नहीं रखना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, राजपूत सर आपको हाथ पकड़ के चला रहे हैं, मैं सही बताऊँ तो, और मैं उनका हाथ पकड़ के चलाऊँ। मतलब
इसको आप शायद डिफ्रेंशिएट कर पाए, वो आपका हाथ पकड़ के चला रहे हैं, मतलब अपना अधिकार के साथ आपको ले जा रहे हैं, लेकिन वो मेरे को जानते नहीं थे। मैं जब ऑनलाइन क्लास लिया तो मैं उनका हाथ पकड़ के चला, और उनकी मतलब उनका बहुत धन्यवाद सर कि उनके सानिध्य के बदौलत आज मैं यहाँ पे आप सभी के सामने खड़ा हूँ। तो ये संक्षेप में रहा, और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी का एक छोटा सा कोट भी आपको शेयर करना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ी में है, अगर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। राग पाग और भाग के बिना कुछ नहीं मिलता, एक छोटा सा हाना है। मतलब राग का मतलब होता है, मैं सर ज़्यादा अच्छा समझाएंगे, मैं जहाँ तक मैं पकड़ पाया हूँ मैं जहाँ तक पकड़ पाया हूँ कि आपका जब तक समय नहीं आया रहता, आप कितना ही मेहनत कर लो, आपको वो चीज़ नहीं मिलता। और दूसरा किस्मत भी है कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन लोग 150 रैंक पे भी बाहर हुए लिस्ट से, तो मे भी शायद उनका किस्मत ना रहा हो। तो उस राइट मोमेंट का इंतजार करना है और अपने आप पर ट्रस्ट रखना है। एक इनर कॉल आता है कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, मतलब कर सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये 4 अटेम्प्ट फेल होने के बाद यहाँ पे आया हुआ नवीन बोल रहा है, और मैं दिल से अभी भी बेरोजगार हूँ, ठीक है। तो ये चीज बता रहा हूँ कि इसका बोलने का सेंस ये है कि अगर आपको लगता है कर सकते हो, मतलब कर सकते हो। ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो लगता है कि अगर आप इनर कॉल ये कहता है कि मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। तो बस ये रहा है। और एक हमेशा ये रहा है कि अपना, मैं जब भी सोचता था कि क्या बोलूँ, मतलब ऐसे मोमेंट पे, खैर मिला तो मौका पहली बार, तो एक एंड करना चाहूँगा। देवेंद्र फडणवीस को आप सब जानते होंगे, महाराष्ट्र के जो हाल ही में सीएम है। उनका लाइन जो है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, और इस चीज़ को आप भी अपने असफलता, हताशा और डर, इन तीनों पर सांकेतिक प्रहार करते हुए दोहराइएगा, ठीक है। मिस्टेक हो तो करेक्शन भी कर लिया। मेरा किनारा डूबता देख, मेरी नाव डूबता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। तो ये मेरे लिए भी है, और आप अपने डर, हताशा और असफलता को ये चीज कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, कि आप समुंदर हो, लौट कर वापस आओगे, ठीक है। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर आ रही है? तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, एक तो मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने फैमिली में एक ऐसा लड़का हूँ जो पहला ग्रेजुएट हुआ है। फिर दोस्तों का साथ मिलते गया, मैंने साइंस कॉलेज से 2018 में बीएससी किया था। उस टाइम तो मुझे कुछ पता ही नहीं रहता था, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि सीजीपीएससी भी एक एग्ज़ाम होता है करके। तो उस टाइम क्या, लड़के रहते, घूमते फिरते रहते हैं, 3-4 कोचिंग गए, घूम फिर के आए, डेमो लेने गए हैं करके थोड़ा घूम फिर लिए, डेमो लेने आए हैं। डेमो, अरे हम लोग सर लोगों का क्या डेमो लेंगे, सर लोगों को तो फुल नॉलेज रहता है। तो मैं राजपूत ट्यूटोरियल्स में आया अपने दोस्त के थ्रू, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ मेरे भैया पढ़े थे, आयुर्वेदिक अधिकारी बने थे, तू भी पढ़ के देखना भाई करके। तो मेरा मन तो यह था कि पढ़ लेता हूँ, देखता हूँ। तो फिर मैं सबसे पहले देखा, पढ़ के अच्छा लगा। फिर मैं तो प्रीलिम्स का ही बस पढ़ूंगा सोच के आया था। तो फिर सर मेरे को बोले कि तू प्रीलिम्स निकाल लेगा? सर पढ़ूंगा, तो 3 महीने मेंस पढ़ लेगा? सर उस टाइम तो कुछ पता ही नहीं था, पढ़ लूंगा बोल दिया। तो फिर सर बोले कि तू सिर्फ प्रीलिम्स का कोचिंग मत कर, तू प्री प्लस मेंस पूरा कर और अच्छे से पढ़ करके। तो फिर उसके बाद मैं तैयारी करता रहा। तो 2021 में मेरा पहला बार प्री निकला था,
तो उसमें मेरा मेंस नहीं हो पाया था। 2022 में प्री निकला, मेंस पहुंचा, इंटरव्यू से बाहर। फाइनली 2023 में मेरे को शासों का पद मिला है, अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी का। जैसा कि सर लोगों ने सभी ने आपको अच्छे से गाइड किया है, और मैं इन डाउन फेज में 2-3 साल मेरा प्री भी नहीं निकला था, तो मैं बहुत हताश हो जाता था कि यार मैं तो सिंपली ग्रेजुएट किया हूँ, क्या करूँगा आगे जीवन में। फिर मेरे घर वाले थोड़ा साहस बांधते थे कि छत्तीसगढ़ी में एक डायलॉग है, बहुरा गुरुआ के दिन घलो बहुरथे रे, तोरो दिन कावा नहीं बहुरी। तो मेरे दादा हमेशा यही बोला करते थे कि गुरुआ के दिन भी बहुरथे तो तोरो दिन बहुरी थे, मेहनत करत रहा। तो मैं फिर मेहनत करते गया तो फाइनली अभी सिलेक्ट हुआ हूँ। जैसे सर ने बताया कि उन्होंने 7 किताबें पढ़ी थी इतिहास की, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे नोट्स भी ना सर के ही नोट्स हैं पूरे, जो राजपूत सर पढ़ाए छत्तीसगढ़ में। तो आप अगर आप वो नोट्स को देखोगे ना, तो अभी वो फटे हाल में, मतलब वो लोग पांडुलिपि उन लोगों का तैयार किया जा सकता है। माने मैपिंग की किताब को मैंने इतनी बार पढ़ दिया है कि वो पेज फट के अलग हो गए हैं। तो आप लोग ना डिसाइड कीजिए कि कोई भी एक सोर्स को फॉलो कीजिए, कोई भी एक सोर्स को 10 बार पढ़िए। लेकिन हम क्या करते हैं कि कोई नया क्वेश्चन आ गया तो दूसरे सोर्स के पीछे भागते हैं, अरे ये बुक से नया क्वेश्चन आ गया, इस बुक को पढ़ते हैं। नहीं, आपको सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करना है, एक गाइड को फॉलो करना है, उसके अलावा टेस्ट प्रॉपर दिलाने हैं। मेरे यहाँ तक पहुँचने का, प्री को क्लियर होने का कारण यही है कि मैंने टेस्ट में ईमानदारी से दिलाया है, सारे टेस्ट ईमानदारी से दिए। हमारे लिए टेस्ट ना, आप उसको एक तरीका बना लीजिए कि जब टेस्ट दें तो वो आपके एक सिलेबस कंप्लीट होने का भी एक पार्ट है। जैसे 1 हफ्ते का छुट्टी मिलता है प्रीलिम्स का टेस्ट में, जैसे एक संडे एक टेस्ट रहता है, दूसरा संडे दूसरा टेस्ट रहता है। तो आप टारगेट बना लीजिए कि अगर इस संडे को मेरा इतिहास का टेस्ट है तो अगले संडे तक मेरा इतिहास जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप टेस्ट पे फोकस करके पढ़ाई करेंगे ना तो पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगा। और हम लोग क्या करते हैं कि अपना पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, इस चक्कर में ना डिले हो जाता है। तो आप बिल्कुल टेस्ट को अच्छे से फॉलो कीजिए, ईमानदारी से दिलाइए। प्रीलिम्स के लिए मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सर लोग घटना चक्र वगैरह रिकमेंड करते हैं घटना चक्र सॉल्व करने का, तो आप सभी घटना चक्र सॉल्व कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। उसमें थोड़ा आपको मेहनत में कमी नहीं करना है। और रही बात मेंस की, तो जब आप मेंस में पहुंच जाएंगे तो आंसर राइटिंग करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, और ज़्यादा तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है ना, मैं सोच के भी नहीं आया हूँ। भले आप लोग अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। शायद आप लोगों को ये चीज और अच्छे से भी समझ आया होगा कि आपको क्या करना है प्रिपरेशन की और क्या नहीं करना है। शायद मैं समझता हूं कि चाहे यशपाल हो, चाहे रुपेंद्र हो, मुकेश हो, चाहे योगेश हो या नवीन हो, इन्होंने जो बातें आपको कही अभी, क्लास में ऐसा कोई चीज नहीं होगा जिसको मैं आपको नहीं बोलूंगा। मैं ऐसा कोई दिन नहीं होता यशपाल जब इनके पीछे ना पढ़ूं कि क्वेश्चन लगा। हर दिन मेरा क्लास का शुरुआत और क्लास का अंत उसी चीज पर रहता है कि क्वेश्चन लगाना है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करना है, ज्यादा से ज्यादा मेंस के दौरान आंसर राइटिंग करना है। अब इस चीज को जो जीवन में उतार दिया, मेरे भी जीवन का अब तक का यही निचोड़ है। और जगह जगह पर मैं यही चीज बोलते हुए आ रहा हूं, बतौर इंस्टीट्यूट ये सेकेंडरी, लेकिन बतौर टीचर जो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है वो यही बनती है कि आपको सही चीजों को लेकर के आपको अवेयर कराया जाए, सही चीजों को आपको बताया जाए। मेरे भी जीवन का निचोड़ यही कहता है कि यदि वन एग्जाम क्रैक करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ऑथेंटिक सोर्सेस से आपको क्या लगाना है, एमसीक्यू से। बहुतायत टेस्ट से बचते हैं, बहुतायत एमसीक्यू लगाने से बचते हैं, आंसर राइटिंग करने से बचते हैं। आप जितने जल्दी इन चीजों को करोगे उतना जल्दी सक्सेस ये आपका इंतजार कर रही है।
तो बतौर राजपूत ट्यूटोरियल स्टूडेंट ये कोई दबाव नहीं है आपके अंदर, ये आपके अंदर एक बेचैनी होनी चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि दबाव नहीं, क्या होनी चाहिए? बेचैनी। बेचैनी होनी चाहिए कि इस कड़ी को, जिस चीज को लेकर के आज ये यहां से चयनित जो स्टूडेंट जिन चीजों को लेकर बढ़ रहे हैं, इस कड़ी को आपको भी जोड़ना है, इस कड़ी में आपको भी जुड़ना है। अपने बेहतर के लिए, अपने माँ बाप को ध्यान में रखते हुए, उनके सपने को ध्यान में रखते हुए, अपने खुद के लिए इस कड़ी को आपको जोड़ना है और सिस्टम को तो हर किसी को सर्व करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को वाकई में काम करने वालों की आवश्यकता है। पटवारी के पद पर यशपाल थे, आज ही रिजाइन दिया हूं, आज ही रिजाइन दिया हूं कहे, और इस मोमेंट को जीना चाहिए, इस मोमेंट को जीना चाहिए। और कम से कम बतौर एक फैमिली, राजपूत ट्यूटोरियल फैमिली, रेला फैमिली, एक दूसरे के साथ में इस चीज को सेलिब्रेट करते हुए, खास करके जो मेरा मूल उद्देश्य था कि आपसे एक इंटरेक्शन में कराऊं, क्योंकि क्या अभी एग्जाम का समय है तो बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लिया जा सकता, और बहुत ज्यादा ना आपका समय लिया जा सकता है, ना ही इनका भी समय लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी आपके कंपटीशन में है। क्या बनने के लिए? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए भी, लेकिन यशपाल ने एक चीज कहा, शायद आपने उसमें गौर फरमाया होगा, नहीं फरमाया होगा। एक चीज उसने कहा, वो यथार्थ है कि आप में से कोई हो जो रैंक बन ले आए और वो आपको बैठ के सुने, और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। क्योंकि मेहनत जो है ना, वो वही सार है, और उसके साथ में एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक सही स्ट्रेटजी के साथ। तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे, वो माइक इनको दे रहा हूं, यदि आपके कुछ जेन्युइन क्वेश्चन हो, जो अच्छे क्वेश्चन हो, जो आपको लगता है कि इनसे पूछना चाहिए या जिनसे भी पूछना चाहिए, आप वो प्रश्न पूछें, और उसके बाद फिर हम इस सत्र को एंड करेंगे। ठीक? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अपना बता दूं, मेरे को सिलेबस अगर कंप्लीट करना है तो उसके लिए कुछ आइडिया आप मेरे को बता दीजिए। जैसे कि मेरे को अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, उससे वजह से सिलेबस कंप्लीट करने के मतलब जो सिलेबस कंप्लीट करती हूँ उसके उतने टाइम में ना मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाता। जैसे मैं आज एक टॉपिक पढ़ी, उसका क्वेश्चन लगाई, उसके ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें 15 क्वेश्चन लगाई, फिर बाकी जो क्वेश्चन नहीं बने। और जैसे क्वेश्चन लगाए एक दिन सभी टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन लगाए, और नेक्स्ट दिन वही मतलब जो समय था वो मेरा मतलब जो पहला टॉपिक था उसको पढ़ने में जितना समय लगा उतना दूसरा टॉपिक पढ़ने में भी समय लग जाता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे को अभी 2 महीना है मेरे पास, 1 महीना है मेरे पास, तो इस 1 महीने में मेरे को सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कि क्वेश्चन लगाकर कि टॉपिक पढ़ूँ फिर क्वेश्चन लगाकर, ये है। देखो, इसका सीधा सा जवाब है 9 फरवरी को तैयारी करें, ठीक है? उस हिसाब से आप अपना देख लीजिए कि 9 फरवरी के हिसाब से, क्योंकि देखो CGPSC को ये भी पता है कि XYZ कोचिंग में क्या पढ़ा रहे हैं या कैसा क्वेश्चन आएगा। उनके पास क्या है? प्रमाणिक किताबें, और क्या है? सोर्स। तो आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, और जो आपका हो गया है उसको सबसे अच्छा तरीका तो ये है आप कि ना आप एक चार्ट बना लीजिए, 1 हफ्ते का चार्ट बना लीजिए कि मैंने संविधान इतना पढ़ा, इतिहास इतना पढ़ा, उसके बाद अर्थशास्त्र इतना पढ़ा, छत्तीसगढ़ जीएस इतना पढ़ा, और उसमें ना टॉपिक वाइज आप लिख लीजिए, ताकि अगर आपका कंप्लीट हो भी गया है तो भी आप एकदम ज्यादा हवा में मत जाए, और आपका नहीं भी हुआ है तो आप उसको देखें और जमीन में। ठीक? सर जैसे कि मेरा एक और क्वेश्चन है, सर अपना मतलब आप सभी जैसे आप अपना परिचय दिए, तो सर मेरा ये है कि जैसे आप लोग बोले कि मेंस के टाइम में आंसर राइटिंग करना जरूरी है। जैसे हम लोग को अगर सोर्स चाहिए, अगर अदर सोर्स है उससे पढ़ना जरूरी, मतलब उससे पढ़ना अच्छा है कि हम लोग को जो सर जो प्रोवाइड करते हैं उससे पढ़ना, कि उस सोर्स से अलग मतलब जैसे जो पढ़े हैं उस सोर्स से अलग करना। तो सर इसमें मेंस राइटिंग के लिए मतलब दोनों जरूरी है कि मतलब किस पे फोकस सबसे ज़्यादा करना है? ये सबसे पहले तो जो क्लास में जो डिलीवर किया जा रहा है इसको आप अच्छे से करिए। सर जो भी बता रहे हो, सर के पास एक्सपीरियंस है,
जी सर। और मैं भी ऐसा करता हूँ कि राजपूत सर का जो नोट्स है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जैसे 2022 में मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद 2023 CGGS के लिए मैं उसके अलावा कोई दूसरा फॉलो नहीं करता। जी सर। और वो बुक मेरे पास है जो सबके पास होता है, पर मैं वो पढ़ा नहीं हूँ अभी तक। जी सर। मैं राजपूत सर के नोट्स पढ़ता हूँ और बार बार उसको रिवाइज करता हूँ। इतना बार पढ़ चुका हूँ कि कई पेजेस मैं टेप से चिपका सकता हूँ, ऐसा स्थिति आ गई है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पर जो फैकल्टी हैं, जैसे पॉलिटी के लिए अंसारी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी जो सर हैं जैसे दिव्य सर हैं, वो सब अच्छा कराती हैं। उनको आप बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। उसके बाद MCQ देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, तो वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको लगता है कि आप आंसर राइटिंग में लैग कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, तो सर से डिस्कस करिए। उसके बाद सर पहले ही क्लास में जब ओरिएंटेशन चलता है तो कुछ बताते हैं आपको कि जो मेन ऑथेंटिक सोर्स क्या है, उसको रखिए और फिर वहाँ से देखिए। मैं भी इसी E2 बैच से था। 5 से 8 शाम को मेरी क्लासेस होती थी, तो मैं क्या करता था, डेली का काम डेली ही कर देता था। जाने के बाद जैसे मेस गया, मेस के बाद लगभग 9:30 बजे बैठता था, और जो भी मेरे क्लास नोट्स होते थे मैं नाइट में ही कंप्लीट कर देता था। चाहे 11 बजे, 12 बजे या 1 बज जाए, मैं डेली का काम डेली करता था। नोट्स बनाता ही था नाइट में, तभी सोता था मैं। बिना नोट्स कंप्लीट किए सोता ही नहीं था। सुबह उठता था, 1 घंटे उसको रीडिंग मारता था। उसके बाद जो प्रीवियस है वो रीडिंग करता था, फिर अगले दिन की जो क्लास है उसके लिए मैं तैयार करता था। तो आप ये करिए कि जो डेली का काम है वो अगले दिन पर पेंडिंग मत छोड़िए। फिर काम क्या है, धीरे धीरे जब एकत्रित हो जाता है फिर वो वास्ट काम बन जाता है, फिर वो दिक्कत करता है बाद में। तो यही है। अब मैं E2 बेस से था तो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। नाइट में पूरा नोट्स जिस दिन का है वो उसी दिन कंप्लीट करता था, और जैसे कुछ आंसर राइटिंग का काम रहता था, होमवर्क रहता था, उसको मैं 4 से 5 के बीच 1 घंटे करता था, उसके बाद ही क्लास आता। तो आप भी ऐसे करिए। क्लास नोट्स जितना मतलब अच्छे से बनाएंगे और उसी दिन बनाएंगे तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। अगले दिन आप सुबह उठकर उसको एक बार रिवाइज कर दीजिए, तो वो चीज़ें आपको लगभग 10-15 दिन तक याद रहेगी। इस बीच आप अगले संडे में फिर से टाइम लेकर उसको एक बार और रिवाइज करें। आपका जो सवाल है ना, वो बहुत जेन्युइन सवाल है। इनका सवाल ये है सर कि पहले दिन जब हम करते हैं तो वो 80% रहते हैं, लेकिन दूसरा दिन जब हम करते हैं तो वो 50% हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बहुत जेन्युइन सवाल है और आप सही ट्रैक में है, समझे, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने जैसे आज 10 पेज पढ़ा, तो आप क्या गलती करेंगे कि कल आप उसको 11वें पेज से स्टार्ट करेंगे। वैसा आपको नहीं करना है, आपको 10 को भी लेके चलना है। ऐसे करते आप अगर 100 में भी जा रहे हैं, अगले दिन अगर आपको 101 पढ़ना है तो 101वां नहीं, आपको पहले से 100 तक जाना है। ये रिवीजन करना है आपको। और अगर ऐसा डाउट आपका आ रहा है तो आप सही ट्रैक में हो। इतना मत सोचिए, बस करते जाइए, हो जाएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है बहुत सारे जॉब वाले लोग का। देखिए, होता क्या था कि मैं दुर्ग से अप डाउन करता था गुरुड़, 70 दूनी 140 किलोमीटर में ट्रैवल करता था, और लगातार आपको पता है कि पटवारी का जॉब कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो मेरा 2 शेड्यूल था, चूँकि मेरा सुबह उठने का आदत है ही नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको बड़ी चीज़ और विषम परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। मेरा 7-8 बजे के बिना उठने का आदत है ही नहीं, पर यह था कि मेरे को 140 किलोमीटर अप डाउन करना है और उसके बाद एग्ज़ाम निकालना भी है। तो मैं 7 से 8 घंटे का स्ट्रेटजी बनाता था। सुबह जल्दी उठ जाता था, 5 से 9 बजे तक एक रीडिंग, उसके बाद 7-8 बजे आता था, जैसे भी आता था, लेकिन पढ़ना मैं छोड़ता ही नहीं था। निरंतरता आपको हमेशा बनाए रखनी है। देखो, जो समय इसमें लगना है ना, चाहे वो तैयारी, आज की तैयारी जैसे बोल रही हैं कल, तो अभी तक का जितना इन्होंने गाइड किया है, और ये थोड़ी है कि इनकी जब जहां पर आवश्यकता होगी, एक सेशन हम मेंस के दौरान करा देंगे, मेंस के समय में एक सेशन करा देंगे, उस दौरान जो भी आंसर राइटिंग को लेकर के, क्योंकि उनको भी ये चीज समझ आ रहा है कि भी सामने क्या है प्रीलिम्स से। जो इसको वाकई में सीरियसली लेता है ना, वो समय के महत्व को भी समझता है, इस टाइम को समझता है, कितना मेहनत, कितना ताकत झोंकना, इन चीजों को जानता है।
बने रहना है, यही सार निकल के आ रहा है। बने रहना है, अपने लिए थोड़ा इंतजार करना है, बारी हर किसी का आना है। यशपाल ने पहला निकाला और नवीन ने 4 नहीं निकाला। हर किसी को, मुकेश को तो रोज ही देख रहे हैं, योगेश ही है जो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचना, तीसरे में सीधा सिलेक्शन लेना। 4 अटेम्प्ट देने के बाद हाथ में कुछ नहीं आना, और जिस बार प्रीलिम्स निकला तो सीधे क्या मिला? पद मिला। कंसिस्टेंसी ही सार है। दूसरा, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना, बने रहना है अपनी तैयारी पर। अब बाकी तो रोज तो मैं हूं ही। मैं कहता हूं यशपाल इन लोगों को, ये नहीं, अब हम लोगों का दिन भर यही काम है ना, हम लोग का पेशा ही यही है। इसलिए जहां तक मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि चलना आपको अपने ही पैर में है। हम लोग सिर्फ क्या दिखाने वाले हैं? रास्ता। सिर्फ रास्ता को दिखाते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, कहीं पर कंकड़ पत्थर, कहीं कुछ आ रहा है तो उसको हम अपने हाथ से साफ करेंगे ताकि आपके पांव में ना गड़े, आपको दिक्कत तकलीफ ना हो, और आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंचे। आश्वस्त रहना, पूरा खेल विल पावर का है, पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। इनको सुन करके आपको ये चीज समझ आ रहा होगा। और पेशेंस तो चाहिए। क्या चाहिए? पेशेंस, वो चाहिए। कुछ ना कुछ आप इन 5 से सुन करके आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ये आज का सत्र आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा, इसको भी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब बाकी जब जहां पर इन लोगों की जरूरत होगी हम फिर याद कर लेंगे, है ना। तो आज का सत्र जो है, इन सभी लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए एक बार ताली बजाओ। स्वागत। साथ में ताली के साथ ही यहां से विदा लें। पूरे राजपूत ट्यूटोरियल परिवार की ओर से, रेला की ओर से आप 5 को ढेर सारी शुभकामनाएं। चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा ऐसे करो कि इनको आपके चयन पर, आपके मानव जीवन पर, इस राज्य को जो है छत्तीसगढ़ महतारी को एक गौरव का एहसास उनको होना चाहिए। क्योंकि आज आप तो पटवारी रहते हुए इन चीजों को देख रहे हो, काम करने वालों की आवश्यकता हमारे राज्य को जेन्युइनली है।